Hello, students, and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for History and Culture for your UPSC CSE prelims. Now, with this particular lecture, students, we are going to talk about the provincial kingdoms that were flourishing between the time period of 1400 to 1525 AD. हमने स्टूडेंट्स अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि कैसे 1200 से 1400 के बीच में दिल्ली के अंदर हमारी दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होती है, जिसके तहत हमारे पास तीन डायनेस्टीज थी। कौन सी तीन डायनेस्टीज थी? हमारे पास स्लेव्स थे, स्लेव्स के बाद में हमारे पास हैं खिलजीज, और खिलजीज के बाद में हमारे पास में है तुगलक्स। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, हम देखते हैं कि 1398 के अंदर फिरोज शाह तुगलक की डेथ के 10 साल बाद क्या होता है, तैमूर इन्वेजन होता है। ये जो तैमूर इन्वेजन हो रहा है, तैमूर इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू यूनाइट द चगताई मंगोल लाइन एंड अटैक दिल्ली। तो ये दिल्ली पर अटैक कर देते हैं, दिल्ली को सैक कर लेते हैं एक बार के लिए, लेकिन ये इस एरिया के अंदर रहते नहीं है, वापस चले जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत बिखर के टूट जाती है और बहुत सारे प्रोविंशियल किंगडम्स का उदय होता है। इन प्रोविंशियल किंगडम्स की एक लिस्ट बना लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखेंगे, दिल्ली की ही बात करते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर क्या हुआ। हमने देखा तैमूर जो है वो दिल्ली को सैक कर लेते हैं। दिल्ली को सैक करने के बाद में स्टूडेंट्स जब वो वहां से वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक रूलर को प्लेस करके जाते हैं, जो कि सैयद डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। बेसिकली वो उनको कहीं और प्लेस करके जाते हैं, लेकिन ये दिल्ली को कैप्चर कर लेंगे। तो दिल्ली में सबसे पहले हमारे पास प्रोविंशियल किंगडम्स के तहत 1400 में कौन सी डायनेस्टी आती है? सैयद डायनेस्टी आती है। सैयद डायनेस्टी जो है स्टूडेंट्स बहुत शॉर्ट लिव्ड है, और इसके बाद में हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर आ जाती है लोधी डायनेस्टी। तो ये तो हो गया भाई दिल्ली का सीन। दिल्ली के अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑलमोस्ट जितने भी किंगडम्स थे जो कि तुगलक्स के अंडर थे, वो जैसे ही तैमूर इन्वेजन होता है और धीरे धीरे इनकी पावर कम होने लगती है, उसी टाइम पे डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं और अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द राजपूत किंगडम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है मेवाड़ का किंगडम। तो हम मेवाड़ के रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई मेवाड़ में क्या हो रहा था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे गुजरात और मालवा। गुजरात और मालवा जो है, इन दोनों के जो प्रोविंशियल गवर्नर्स रहे हैं किसके अंडर? तुगलक्स के अंडर, वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कश्मीर जो है, कश्मीर के अंदर अपने खुद के प्रोविंशियल किंगडम, प्रोविंशियल डायनेस्टी चलने लगेगी। हम देखते हैं कश्मीर के अंदर 14th सेंचुरी से जो है इस्लामिक इन्वेजन हो जाता है, और उसके बाद में वहां पे इस्लामिक डायनेस्टीज चलने लगती हैं। कश्मीर के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बंगाल जो है, बंगाल वाला जो एरिया है वो ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस थी तुगलक्स की दिल्ली सल्तनत के टाइम। बंगाल भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देगा और अपनी खुद की इंडिपेंडेंट डायनेस्टी शुरू कर देगा। बंगाल के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में है उड़ीसा। उड़ीसा जो है स्टूडेंट्स, ये भी एक समय के लिए तुगलक एम्पायर का पार्ट रहा था, लेकिन ये भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेगा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक डायनेस्टी है जो कि राइज कर जाएगी। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, हम डेक्कन का सीन देखेंगे कि भाई डेक्कन के अंदर क्या हो रहा है। डेक्कन की बात मैंने आपसे ऑलरेडी करी थी। डेक्कन के अंदर हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में ही हम देखते हैं कि डेक्कन के अंदर दो इंडिपेंडेंट किंगडम्स का राइज हो जाता है, जिसमें एक है हमारे पास में विजयनगर और दूसरा हमारे पास में है बाहमिनी किंगडम। ये दोनों कब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में ही कर देते हैं, और फिरोज शाह तुगलक इनको रिकैप्चर करने का कोई एफर्ट नहीं करते। तो प्रोविंशियल किंगडम्स 1400 से 1525 की बात करी जाए तो इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम इनका डिस्कशन करेंगे, और उसके अलावा डेक्कन में विजयनगर बहामिनी जो है, इसके लिए हम अलग से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन इन प्रोविंशियल किंगडम्स को स्टडी करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1398 में क्या हो रहा है, तैमूर इन्वेजन हो रहा है। इस तैमूर इन्वेजन के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में एक इंसान है जिनका नाम है खिज्र खान। इनको मुल्तान का रूलर अपॉइंट करके जाते हैं तैमूर। ये जो खिज्र खान है स्टूडेंट्स, कुछ समय बाद ये दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी।
तो सैयद डायनेस्टी क्योंकि दिल्ली को ऑक्यूपाई कर रही है, इस वजह से हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत के तहत तुगलक्स के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी उसको कहते हैं हम सैयद डायनेस्टी। खिज्र खान की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो ये काफी हम्बल थे और इसकी वजह से इन्होंने सुल्तान का टाइटल ना लेके सिंपली रैयत आला का टाइटल लिया था। रैयत आला का मतलब ये होता है समबडी हु हैज द राइट टू ओन लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, रैयत आला का टाइटल इन्होंने लिया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमें सैयद डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन जो है वो एक किताब से मिलती है जिसका नाम है तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही जो है स्टूडेंट्स, इसको याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। यहाँ पे याह्या बिन अहमद सरहिंदी ये क्लेम करते हैं कि सैयद डायनेस्टी जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट है। बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो डॉटर थी फातिमा, फातिमा से एंसेस्ट्री ट्रेस करती है सैयद डायनेस्टी। और इस वजह से जब तैमूर ने भी इन्वेजन किया था इंडिया के ऊपर, तो उसने अपनी आर्मी को स्पेसिफिकली कहा था कि एक भी सैयद डायनेस्टी के मेंबर का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये जो लोग थे इनकी सोसाइटी के अंदर, इस्लामिक सोसाइटी के अंदर ज्यादा रिस्पेक्ट थी। वाई? बिकॉज दे आर क्लेमिंग देयर एंसेस्ट्री फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद डॉटर, दैट इज फातिमा. Apart from that, students, it will be important to note that Khizr Khan was the most important ruler of the Sayyid dynasty, and after that we see that many more rulers have come, but they did not prove to be very competent. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट वाली बात है, फातिमा वाली जो बात है, इसको हमने तारीख मुबारक शाही में भी देखा। इसके अलावा हमने देखा तैमूर ने भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया था कि सैयद्स जो है उनको बिल्कुल हार्म नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं सैयद्स जो हैं ये काफी रिलीजियस इन नेचर है इन कंपैरिजन टू अदर इस्लामिक ग्रुप्स। सैयद्स को आप बाकी मुस्लिम से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? सो बेसिकली दे यूज टू वेयर अ पॉइंटेड कैप, दे यूज टू वेयर अ पॉइंटेड कैप जिसे हम कहते हैं कुलाह दरन, जिसे हम कहते हैं कुलाह दरन। और ये पॉइंटेड कैप सैयद डायनेस्टी के मेंबर्स पहना करते थे। ये हमारे पास ऑलरेडी 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था। ऐसी इंफॉर्मेशन हमें जनरल टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती है, काफ़ी डिफिकल्ट है, बट आगे के लिए हम इसको यहाँ पर नोट करके रख लेंगे। स्टूडेंट्स, खिज्र खान के बाद हम देखते हैं हमारे पास दो और इम्पॉर्टेंट रूलर्स आते हैं। एक है हमारे पास मुबारक शाह और उसके अलावा हमारे पास है मोहम्मद शाह। लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन सबकी ही रेंज में बहुत ज्यादा रिबेलियंस हो रहे होते हैं। एज वी कैन ऑलरेडी सी, सो मेनी प्रोविंशियल किंगडम्स हैव इमर्ज्ड, सो दे वर अनेबल टू कंट्रोल द chaos that was happening in India. Apart from that, students, will be important to note that there was one ruler whose name was आलम शाह। आलम शाह जब सैयद डायनेस्टी को के सक्सेसर की तरह आते हैं, जब ये रूलर बनते हैं, तो ये कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट साबित होते हैं। ये इतने इनकॉम्पिटेंट थे स्टूडेंट्स कि हम देखते हैं इनके खुद के जो नोबिलिटी है, इनकी खुद की जो नोबिलिटी है, वो बहलोल लोधी को इनवाइट करती है कि भाई आप आके किंगडम का चार्ज लें और आर्मी का चार्ज ले लें। जैसे ही आलम शाह को ये बात पता चलती है कि भाई बहलोल लोधी जो हैं वो आ रहे हैं अटैक करने, एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं, वो कोई भी बैटल स्टेज नहीं करते। ही जस्ट क्वाइटली लीव्स फॉर बदाऊं, एंड दिस marks the end of Sayyid dynasty, with which the next important dynasty, which is the Lodi dynasty, is going to begin. लोधी डायनेस्टी का नाम स्टूडेंट्स आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा। इसके जो लास्ट रूलर है उनके साथ बैटल होने वाला है बाबर का, जिसके बाद में हमारी मिडिवल इंडिया की सबसे बड़ी डायनेस्टी आने वाली है, दैट दोज आर दी मुगल्स, जो एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं सैयद डायनेस्टी जो है वो खत्म हो गई है। लास्ट जो हमारे रूलर थे आलम शाह, उनकी रेन में हम देख रहे हैं बहलोल लोधी को आलम शाह के ही लोगों ने इनवाइट किया कि आप आएं और आर्मी का चार्ज ले लें। इस वजह से आलम शाह जो है चुपचाप बदायूं की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लोधी डायनेस्टी शुरू होती है और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है वो पहले आर्मी का चार्ज लेते हैं और उसके बाद में अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत की पांचवी डायनेस्टी कौन सी होने वाली है? लोधी डायनेस्टी। नंबर 1 स्लेव, नंबर 2 खिलजी, नंबर 3 तुगलक्स, नंबर 4 सैयद, एंड नंबर 5 दी लोधी डायनेस्टी।
यहाँ पे स्टूडेंट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज द फर्स्ट डायनेस्टी विच हैज क्रिएटेड एन अफगन एम्पायर। सो बेसिकली ये पहली डायनेस्टी है जिसको अफगन स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे पास और भी अफगन्स बैठे हैं, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली के अंदर डायनेस्टी स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट अफगन एम्पायर इन इंडिया। लोधी डायनेस्टी की एंसेस्ट्री अफगन्स की है। फर्स्ट अफगन एम्पायर हो गया ये। और इसके बाद में स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जो सेकेंड अफगन एम्पायर है, सेकेंड अफगन एम्पायर, अगेन स्टूडेंट्स हम इनको क्यों काउंट करें, क्योंकि ये दिल्ली के ऊपर अपनी पावर असर्ट करेंगे। तो फर्स्ट अफगन एम्पायर हो गया लोदीज का, और सेकेंड अफगन एम्पायर जो है वो बनाएंगे शेर शाह सूरी। वो बनाने वाले हैं शेर शाह सूरी, जिसे हम सूर एम्पायर भी कहते हैं। तो इंडिया के अंदर दो अफगन एम्पायर्स आए, पहला अंडर द लोधी डायनेस्टी एंड सेकेंड अंडर शेर शाह सूरी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, दीज वर द फर्स्ट दैट वर हेडेड बाय द अफगन्स, हेंस द फर्स्ट अफगन एम्पायर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट बहलोल लोधी, ही वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी केपेबल जनरल। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, उनको पता था कि भाई मैं नया नया रूलर बना हूँ और इस टाइम पे मुझे मेरी नोबिलिटी का सपोर्ट चाहिए, वरना मैं पावर कंसोलिडेट नहीं कर पाऊंगा। एनीवे स्टूडेंट्स, हम इस टाइम पे इंडिया की कंडीशन देख रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे प्रोविंशियल किंगडम्स बन गए हैं, सब आपस में लड़ते रहते हैं और रिबेलियन का माहौल है। इस वजह से अगर इंटरनल नोबिलिटी के अंदर भी यूनिटी नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे इस बात को रिकॉग्नाइज किया बहलोल लोधी ने, और उन्होंने अपने नोबिलिटी का हेल्प और सपोर्ट अक्वायर करने में वो सक्सेसफुल रहे। कैसे इन्होंने इनका हेल्प और सपोर्ट अक्वायर किया? बेसिकली बहलोल लोधी जो हैं, उनके नोबल्स ये चाहते थे कि भाई आप हमारे को इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट करो और खुद एब्सोल्यूट मोनार्क मत बनो। इस कॉन्टेक्स्ट में बहलोल लोधी को लगा ठीक है भाई, अभी तो फिलहाल मेरे पास पावर कंसोलिडेट करने का और कोई तरीका है भी नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बहलोल लोधी जो हैं अपनी नोबिलिटी के साथ बैठते थे, अलग से थ्रोन पे नहीं बैठते थे, और उनको इक्वल्स की तरह ट्रीट करते थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं इन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया दैट ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ वन ऑफ द अफगन पियर्स एंड नॉट द किंग। व्हाई इज ही डूइंग ऑल दिस? दिस इज समथिंग विच वाज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल डिमांड, जरूरत थी उस टाइम पे, और इस वजह से उनको अपनी पावर कंसोलिडेट करने के लिए ये सब करना पड़ा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वो थ्रोन पे नहीं बैठते थे, और नोबल्स जो हैं उनको इंसिस्ट नहीं करते थे कि भाई आप कोर्ट में खड़े रहिए जब तक मैं बैठा हूँ। तो ये इक्वल्स की तरह ट्रीटमेंट चल रहा है। ये जो पॉलिसी थी स्टूडेंट्स, ये कारगर हो गई और उनको अपनी खुद की नोबिलिटी से एटलीस्ट कोई रिबेलियन फेस नहीं करना पड़ा अपनी रेन में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं आउटसाइड रिबेलियंस तो बहुत सारे चल ही रहे हैं। राजपूत किंगडम्स लड़ने को तैयार हैं, गुजरात मालवा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने मेवात और दोआब का जो रीजन है उसके अंदर जो रिवोल्ट्स हुए उनको सक्सेसफुली सप्रेस किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जौनपुर का जो सुल्तान है उसको इन्होंने डिफीट किया। ओके, सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड वंस। वन मोर किंगडम स्टूडेंट्स, इन यूपी we see that there is one more kingdom that had risen whose name was जौनपुर। तो जौनपुर के अंदर हम देखते हैं एक नया किंगडम आया, और ये जो डायनेस्टी थी स्टूडेंट्स इनको हम कहते हैं शर्कीज। ठीक है, तो ये शर्की डायनेस्टी ये जौनपुर के अंदर आई है। यहाँ पे हमारा डायनेस्टी चार्ट सॉर्ट ऑफ कंप्लीट होता है। तो जौनपुर के जो शर्कीज हैं इसको कौन खत्म करने वाला है? इसको बहलोल लोधी जो हैं वो खत्म करके सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐड कर लेंगे। सो हियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्दो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का पॉइंट है, लेकिन शर्की एम्पायर इंपॉर्टेंट था। इस वजह से हमें याद रखना है कि भाई शर्की इसको फाइनली खत्म किसने किया? इनको बहलोल लोधी ने खत्म कर दिया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कल्पी और धौलपुर के जो रूलर्स हैं उनको भी इन्होंने दिल्ली सल्तनत जो है उसकी सोवरेनिटी मानने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ईस्टर्न स्टेट जो हमारा हुआ, सबसे ईस्टर्न मोस्ट एरिया जो हमारे पास में था बंगाल, उसको कैप्चर करने में, रीऑक्यूपाई करने में अनसक्सेसफुल रहे, और गुजरात और डेक्कन के एक्सपीडिशंस भी बहलोल लोधी के फेल हो गए। बहलोल लोधी के बाद स्टूडेंट्स जो उनके सक्सेसर आते हैं वो है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी की जो भी पॉलिसीज हैं उनको कंप्लीटली रिवर्स कर देंगे। इन दैट सेंस स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये ऑटोक्रेट की तरह रूल करेंगे। अफगन नोबिलिटी जो कहती थी कि भाई हमें इक्वली ट्रीट कीजिए आप, वो चीज जो है इसको सिकंदर लोधी दोबारा खत्म करेंगे और नोबिलिटी को रियलाइज करा देंगे कि मैं राजा हूं, तुम नोबल्स हो।
ठीक है. सो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स यू विल सी ही बिलीव्ड इन द सुपीरियोरिटी ऑफ द सुल्तान vis-a-vis the position of the nobles. Apart from that students he was also considered very religiously intolerant. और यहाँ पर हम देखते हैं इसके तहत इन्होंने जजिया नॉन मुस्लिम्स के ऊपर री इम्पोज किया था. जजिया की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जजिया के बारे में मैंने आपको बताया था. जजिया इज व्हाट? इट इज अ पोल टैक्स दैट हैज टू बी पेड बाय द नॉन मुस्लिम्स एंड इट वाज समथिंग दैट वाज अर्लियर अ पार्ट ऑफ खराज और द टैक्स ऑन लैंड, बट इट वाज सेपरेटेड एंड इवन इम्पोज्ड ऑन द ब्राह्मण्स बाय फिरोज शाह तुगलक. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने सिकंदर लोदी की पर्सनालिटी देख ली. सिकंदर लोदी के बारे में हमने ये देखा कि रिलीजियसली इंटॉलरेंट थे और उसके अलावा अपनी नोबिलिटी को भी ज्यादा पावर या पोजीशन राइज करने का मौका इन्होंने नहीं दिया. इसके अलावा स्टूडेंट सिकंदर लोदी की रिलीजियस इंटॉलरेंस के बारे में हमें सतीश चंद्र बताते हैं कि एक बार इनके कोर्ट में एक ब्राह्मण पंडित ने ये क्लेम किया कि हिंदू स्क्रिप्चर्स और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स जो हैं वो इक्वल हैं दर्जे के अंदर. ये सुनते ही सिकंदर लोदी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और उन्होंने उनको एग्जीक्यूट करवा दिया. सो ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दैट ही वॉज रिलीजियसली इंटॉलरेंट. After that, students, we see that once Sikandar Lodi died, he was succeeded by Ibrahim Lodi. तो हमारे पास 3 रूलर्स हैं यहाँ पे. बेलोल लोदी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, शर्की का जो किंगडम है उसको उन्होंने अपने एरिया के अंदर ऐड कर लिया. उसके अलावा हमारे पास में है सिकंदर लोदी. सिकंदर लोदी की बात करें तो रिलीजियसली इंटॉलरेंट और नोबिलिटी को वापस से इंफीरियर पोजिशन पर लिया है. और इसके बाद हमारे पास तीसरे रूलर आएंगे स्टूडेंट्स जिनका नाम है इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनकी जो रेन है उसके अंदर भी बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं. इनके खुद के ब्रदर जिनका नाम है जलाल खान वो रिवोल्ट कर देते हैं. उसके अलावा बिहार जो है वो लोदी किंगडम से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है. और पंजाब के जो गवर्नर हैं दौलत खान लोदी, ये भी इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट रिबेल करना शुरू कर देते हैं. स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि दौलत खान लोदी ही वो इंसान रहे हैं जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया काबुल से कि आप इंडिया आइए और इब्राहिम लोदी को मार दीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हु इज इनवाइटिंग द गवर्नर ऑफ पंजाब हु इज वर्किंग अंडर इब्राहिम लोदी हिमसेल्फ हैड इनवाइटेड बाबर टू कम टू इंडिया एंड इन्वेड इट. So here students you will see as a result Babur will definitely come to India and he will defeat Ibrahim Lodi in 1526 at the very famous first battle of Panipat. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री खत्म होती है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई लोदीज के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी. बेसिकली स्टूडेंट्स हम देखते हैं सबसे ज्यादा काम एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सिकंदर लोदी ने किया है. सिकंदर लोदी की अगर हम बात करें तो वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में बहुत सारा सोशल वर्क करवाते थे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करवाते थे. इसके तहत इन्होंने बहुत सारे चैरिटी हाउसेस खुलवाए. चैरिटी हाउसेस के अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि गरीबों की और हैंडीकैप पीपल जो हैं उनकी इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प करी. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एड के लिए अगेन इन्होंने चैरिटी हाउसेस खुलवाए हैं. ऐसा ही सिमिलर काम फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था. उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये पोएट्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पेट्रनाइज करते थे, यानी कि उनको पैसा देते थे, उनको फाइनेंशियल एड देते थे जिससे कि इनको प्रमोट किया जा सके. सिकंदर लोदी जो है स्टूडेंट्स उन्होंने पर्शियन के अलावा किसी भी और लैंग्वेज का इस्तेमाल गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर बैन कर दिया था. और इसकी वजह से हम देखते हैं कि हिंदूज जो है वो मजबूर हो गए थे पर्शियन सीखने के लिए. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो हमारे पास में फॉरेन ट्रैवलर्स आएंगे, जो स्पेसिफिकली हमारे पास मुस्लिम फॉरेन ट्रैवलर्स आने वाले हैं इंडिया में, वो खुद देख के चौंक जाते हैं दैट द हिंदूज वर एक्सट्रीमली प्रोफिशिएंट इन द पर्शियन लैंग्वेज विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. When we talk about the Hindus, especially when we talk about the Brahmin students, they have been one of the most educated classes since the ancient period. And as a result, whatever has been the court language, time and again, be it in the medieval period or be it in the modern period, it was easier for them to acquire it quickly since they have always been an educational community altogether. तो यहाँ पर हम देखते हैं इस बैन की वजह से हिंदूज को जल्दी जल्दी पर्शियन सीखनी पड़ी. उन लोगों ने इसमें प्रोफिशिएंसी बहुत जल्दी एक्वायर करी क्योंकि हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हिंदूज भी बैठा करते थे. यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा लोदीज का डिस्कशन कंप्लीट होता है. तो हमने दिल्ली के अंदर 2 डायनेस्टीज की बात करी. सैयद्स हैं हमारे पास, सैयद्स के बाद लोदीज हैं. लोदीज में फाइनली लास्ट रूलर कौन है? इब्राहिम लोदी हैं. इब्राहिम लोदी को खत्म करेंगे बाबर और उसके बाद में मुगल एम्पायर शुरू हो जाएगा 1526 से. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1526 में हो रहा है हमारा बैटल ऑफ पानीपत और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर शुरू होने वाला है.
उससे पहले अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोविंशियल किंगडम्स पड़े हैं, तो पहले इनका डिस्कशन करते हैं, स्टार्टिंग विद गुजरात। स्टूडेंट्स, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है तुगलक डायनेस्टी से अंडर जफर खान, जो कि जब रूलर बन जाते हैं तो टाइटल ले लेते हैं मुजफ्फर शाह का। इस फाउंडर के बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, इनका नाम है अहमद शाह वन। अहमद शाह जो है वो जफर खान के ग्रैंडसन थे और इनको रियल फाउंडर माना जाता है गुजरात का। ये रियल फाउंडर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये उस रूलर के साथ अटैच्ड होता है जिसने आर्ट, आर्किटेक्चर और पॉलिटिकल एक्सपेंशन के डोमेन में कुछ बड़ा किया होता है। तो यहाँ पे अगर हम अहमद शाह की बात करें स्टूडेंट्स, तो इन्होंने क्या है, एक नई सिटी बनवाई थी जिसको हम सब जानते हैं, विच इज द सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इससे पहले तक जफर खान तक गुजरात की कैपिटल थी पतन। पतन जो है वहां से कैपिटल शिफ्ट करके इन्होंने एक नई सिटी बनवाई अहमदाबाद और उसको अपनी नई कैपिटल बना लिया। So this is one of the greatest contributions of Ahmad Shah I, and this is a provincial kingdom of Gujarat which had declared independence from the Tughlaqs under Zafar Khan, who then took the title of Muzaffar Shah. प्रोसीडिंग फर्दर स्टूडेंट्स, अहमद शाह के और कॉन्ट्रीब्यूशंस हम देखते हैं। सो बेसिकली अहमद शाह जो हैं, इन्होंने सौराष्ट्र के रीजन के अंदर गिरनार की एक फोर्ट, जिसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता था, उसको कैप्चर कर लिया था। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ समय बाद इन्होंने जो ये फोर्ट है, इसको दोबारा उनके जो राजा हैं उनको रीस्टोर कर दिया। किस प्रॉमिस पे कि भाई वो उनको ट्रिब्यूट पे करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे एक बहुत ही फेमस पिलग्रिम सेंटर था हिंदूज का, जिसका नाम था सिद्धपुर। और सिद्धपुर जो है उसके ऊपर अहमद शाह ने अटैक किया था। और इसके अलावा हम देखते हैं गुजरात के और भी कई ब्यूटीफुल टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय इन्होंने किया था। इसके अलावा इन्होंने हिंदूज के ऊपर गुजरात में जजिया टैक्स जो है वो इम्पोज करना शुरू किया था। ये अगेन अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इस तरह के डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। However, students at the same time you will see कि वो बहुत सारे हिंदूज को अपनी गवर्नमेंट में इंडक्ट भी करते थे। तो यहाँ पे एक डुअल पॉलिसी चल रही है, जहाँ पे हम देख रहे हैं रिलीजियस रीजंस भी हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। पॉलिटिकल रीजंस के तहत वो हिंदूज को गवर्नमेंट में इंडक्ट भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही टैक्सेशन हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हिंदूज के ऊपर जजिया जो है वो भी इम्पोज किया जा रहा है। रिलीजियस रीजंस के तहत हम देखते हैं कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा दिया गया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूलर देखते हैं जो कि गुजरात के प्रोविंशियल किंगडम में आता है। हमने देखा कि भाई जफर खान के अंडर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई, फिर उसके बाद एक बड़े लीडर आते हैं जिनका नाम है अहमद शाह वन, और अहमद शाह के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं महमूद बेगरा। महमूद बेगरा की स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए तो सबसे पहले आप इनकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। महमूद बेगरा वॉज अ वेरी टॉल स्ट्रॉन्ग बिल्ट मैन एंड ही हैड अ ह्यूज एपेटाइट। ओके, सो ही हैड अ ह्यूज एपेटाइट, और उनके लिए ऐसा माना जाता है कि वो बचपन से ही थोड़ा थोड़ा सा पॉइजन लिया करते थे। और उनके लिए ऐसे कहते थे कि अगर उनके ऊपर आके किसी भी तरह का मॉस्किटो अगर बैठ जाए तो वो इमीडिएटली मर जाता था। सो दिस इज अ स्मॉल स्टोरी विच इज एसोसिएटेड विद हिज पर्सनैलिटी। चलिए इनकी पॉलिटिकल विंस के बारे में बात करते हैं। इनको बेगरा का जो टाइटल है वो इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने दो इंपॉर्टेंट गढ़ जो हैं उनको जीत लिया था। एक तो गिरनार इन सौराष्ट्र जो अब जूनागढ़ में है, और उसके अलावा स्टूडेंट्स चंपानेर जो कि साउथ गुजरात के अंदर पड़ता है। तो ये जो दो गढ़ हैं इनको इन्होंने जीत लिया था, इस वजह से इनका ये टाइटल पड़ा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने गुजरात को उसकी सेकंड कैपिटल दी जिसका नाम है मुस्तफाबाद। तो इन्होंने ये फोर्टिफाइड टाउन मुस्तफाबाद बनवाया और इसको गुजरात की सेकंड कैपिटल बना दिया। सबसे पहले पतन थी, पतन से शिफ्ट किया अहमदनगर की तरफ, किसने? अहमद शाह वन ने। अहमद शाह वन ने अहमदाबाद की तरफ शिफ्ट किया। अहमदाबाद के अलावा सेकेंड जो कैपिटल है स्टूडेंट्स वो कौन सी बनती है? मुस्तफाबाद बनती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस टाइम तक इंडिया के अंदर पोर्चुगीज भी आ चुके थे। पोर्चुगीज की अगर हम बात करें तो पोर्चुगीज जो हैं वो इंडिया के अंदर 1498 के अंदर आ जाएंगे। वास्को डगामा सबसे पहले कैलिकट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे महमूद बेगरा जो हैं वो एक्सपीडिशन करते हैं पोर्चुगीज के अगेंस्ट, जो कि गुजरात की ट्रेड में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, महमूद बेगरा से आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में एक पर्टिकुलर पॉइंट इन्वॉल्व है जिसको आप याद रखेंगे, स्टार बना लेते हैं यहाँ पे जो इनके कोर्ट पोएट थे उनका नाम था उदय राजा, जो कि संस्कृत लैंग्वेज के अंदर कंपोज करते थे।
यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब बनाई थी जिसका नाम है राजा विनोद, और ये किताब महमूद बेगरा को डेडिकेटेड है। तो ये आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चंस तो हम देखते ही हैं कि बार बार यूपीएससी में आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉरेन ट्रैवलर आए थे, बारबोसा। बारबोसा के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली विजयनगर किंगडम को विजिट करते हैं, और ये कृष्ण देव रॉय जो कि विजयनगर किंगडम के सबसे बड़े रूलर थे, उनकी रेन में आए थे। इन्होंने महमूद बेगरा के लिए बोला कि जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि इनको थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया जाता था राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, और इसी वजह से इनके ऊपर अगर कोई फ्लाई सेटल होती थी इनके हाथ पे तो वो इमीडिएटली मर जाती थी। और इनके एपेटाइट के बारे में भी मैंने आपको बताया था, बहुत ही लंबे चौड़े से इंसान थे ये। इनकी बियर्ड भी जो थी वो बहुत लंबी थी, एंड यहाँ पर बोला जाता है दैट ही हैड अ वेरी वोरेशियस वेरी ह्यूज एपेटाइट ऑल टुगेदर। इसके साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट किंगडम की तरफ जाते हैं जो कि है मालवा। तो अभी तक हमने दिल्ली की दो डायनेस्टी देख ली, सैयद कौन थे और लोदीस कौन थे। नेक्स्ट हमने देखा गुजरात। गुजरात में हमने जफर खान, अहमद शाह वन और महमूद बेगरा की बात करी। इसके बाद में आता है हमारे पास तीसरा प्रोविंशियल किंगडम जिसका नाम है मालवा। मालवा की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो तैमूर के इन्वेजन के बाद 1401 के अंदर हम देखते हैं एक इंसान है जिनका नाम है दिलावर खान घोरी। ये जो है फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में बैठा करते थे, और यहाँ पे उन्होंने दिल्ली सल्तनत यानी कि तुगलक्स जो है उनकी अलीजियंस को थ्रो ऑफ कर दिया और अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट कर लिया मालवा के अंदर। दिलावर जो है स्टूडेंट्स उनके लिए माना जाता है कि उन्होंने मालवा की पुरानी किंगडम धर से शिफ्ट होकर नई कैपिटल की तरफ चले गए जिसका नाम है मांडू। जो ये नई कैपिटल है मांडू स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट मेजर रूलर कराने वाले हैं जिनका नाम है होशांग शाह। होशांग शाह की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे बिकॉज ही वॉज अ वेरी रिलीजियसली टॉलरेंट पर्सन। ही हैड अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ओवरऑल रिलीजियस टॉलरेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मालवा के अंदर हमारे को एक स्पेसिफिक टेम्पल मिलता है, ललितपुर टेम्पल। इस ललितपुर टेम्पल के अंदर हमारे पास एक इंस्क्रिप्शन है जो कि बताती है कि होशांग शाह की रेन में टेम्पल्स बनाने के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। सो बेसिकली इस्लाम के अंदर इस्लामिक लॉ ये कहता है कि भाई अगर आपका कहीं पे रूल स्टार्ट हो गया है तो वहां पे दूसरे रिलीजन्स जो हैं उनको रिलीजियस प्लेसेस बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फॉर दैट मैटर आप देखेंगे अगर कोई भी टेम्पल जो है वो रीसेंट 20-30 साल के अंदर बना है तो उसको डिमोलिश करना इस्लामिक लॉ अलाउ करता था। अगर बहुत पुराना है तो नहीं अलाउ करते थे, लेकिन अगर रीसेंट बना हुआ है तो अलाउ कर देते थे। लेकिन होशांग शाह जो है वो अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, और ललितपुर टेम्पल की इंस्क्रिप्शन हमें बताती है कि इनकी रेन में आराम से टेम्पल बनाने की अनुमति दी जाती थी। होशांग शाह की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इन्होंने एक नई सिटी होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर बनवाई थी जिसको हम पहले नर्मदापुर कहते थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं मांडू के अंदर इन्होंने फोर्ट बनवाई। जैसा कि मैंने आपको बताया धर से मांडू लेकर तो गए हैं दिलावर खान, लेकिन मांडू के अंदर सबसे अच्छे कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो होशांग शाह करवाएंगे, और उसके तहत सबसे पहले मांडू के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बहुत ही इम्प्रेग्नेबल वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनवाते हैं। मांडू के अंदर जो आर्किटेक्चर है स्टूडेंट्स वो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के अंदर सबसे टॉप पे माना जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है मांडू के अंदर। होशांग शाह के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक और रूलर आते हैं जिनका नाम है महमूद खलजी। और महमूद खलजी जो हैं वो होशांग शाह की पॉलिसीज को रिवर्स करते हैं, काफी ज्यादा रिलीजियसली इनटॉलरेंट होते हैं, और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया था। मालवा के बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास में नेक्स्ट मेजर जो प्रोविंशियल किंगडम आता है वो एक राजपूत किंगडम है, और ये मेवाड़ के अंदर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मेवाड़ जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है क्विकली, और यहाँ पर हम देखते हैं इस टाइम पे इस 1400 से 1525 के बीच में जो पावर में आ रहे हैं रूलर उनका नाम है राणा कुंभ। राणा कुंभ की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स तो आसपास के प्रोविंशियल किंगडम से ऑल द टाइम इनकी लड़ाई तो चलती ही रहती थी। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगी, और उन्हीं को मैंने यहाँ पे केयरफुली कंसिडर किया है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये आर्ट एंड कल्चर को, आर्ट और लिटरेचर को बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज करते थे। उसके अलावा इन्होंने खुद काफी सारी किताबें लिखी हैं, और ये एक स्किल्ड वीणा प्लेयर थे। ये काफी सारे स्कॉलर्स को जो इनके कोर्ट में बैठते थे उन्हें पेट्रोनाइज करते थे, और कुछ फेमस स्कॉलर्स जो हैं उनके नाम है आत्री और महेश। इनकी अगर बात करी जाए तो इन दोनों ने
एक हमारे पास विक्ट्री टावर है। ओके, सो बेसिकली राणा कुंभ जो है उन्होंने कि एक चित्तौड़ के अंदर एक विक्ट्री टावर, एक कीर्ति स्तंभ बनवाया था। ठीक है, तो ये जो स्तंभ बनवाया था इसके ऊपर हम देखते हैं कि राणा कुंभ के इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनको किसने कंपोज किया है? इनको आत्री और महेश ने कंपोज किया है, जिनको राणा कुंभ अपने कोर्ट में बिठाते थे और इनको पेट्रोनाइज किया करते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि राणा कुंभ जो है उनकी रेन में 5 बड़े फोर्ट बनते हैं, जिसमें एक है अचलगढ़, एक है कुंभलगढ़, एक है कोलाना, एक है वैराट और पांचवा है मद्दान। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर कुंभलगढ़ की बात करी जाए तो इसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट माना जाता था, और ये किसके अंडर कमीशन हुई थी? राणा कुंभ के अंडर इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। राणा कुंभ जो है स्टूडेंट्स, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, दैट इज उदय। राणा उदय जो है इन्होंने राणा कुंभ का मर्डर कर दिया था, क्योंकि इनको थ्रोन की लालसा थी, इनको बहुत लालच था कि मुझे थ्रोन मिल जाए, और इस वजह से इन्होंने अपने फादर जो है उनका मर्डर कर दिया। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो राजपूत कम्युनिटी थी उन्होंने इनका बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया, इनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था। इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट बड़े रूलर आते हैं स्टूडेंट्स, उनका नाम है राणा सांगा, एंड ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ राणा कुंभ। राणा सांगा के स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए तो इन्होंने एक तो इब्राहिम लोधी से लड़ाई करी है, इब्राहिम लोधी के कंटेम्प्रेरी थे ये, और इन्होंने इब्राहिम लोधी से फाइट करी है, क्योंकि इब्राहिम लोधी जो है 1518 के अंदर मेवाड़ के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि राणा सांगा जो है इनको घाटोली जो कि ग्वालियर के पास पड़ता है वहां पर डिफीट कर देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कई लेजेंड्स इंक्लूडिंग तुजुके बाबरी, कई लेजेंड्स इंक्लूडिंग तुजुके बाबरी या फिर बाबर नामा, बाबर नामा ये क्या है स्टूडेंट्स? ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, बाबर ने खुद लिखी थी। तो कई लेजेंड्स इंक्लूडिंग तुजुके बाबरी और बाबर नामा ये क्लेम करते हैं कि राणा सांगा जो है उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था कि आप इंडिया पे आके इब्राहिम लोधी पर अटैक कीजिए। यहाँ पे बाबर खुद अटेस्ट करते हैं कि भाई मेरी और राणा सांगा की कॉन्वर्सेशन होती थी, लेकिन राणा सांगा जो है वो अपने कोई भी लिटरेचर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं करते। तो यहाँ पे ये डिबेटेबल पॉइंट है कि भाई राणा सांगा ने इनको इन्वाइट किया था या नहीं किया था। इन एनी केस स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि राणा सांगा बाबर जो है वो इंडिया आए। उन्होंने पहले 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किया, और उसके बाद में हम देखते हैं 1527 में राणा सांगा से खुद बाबर ने बैटल किया है, और इस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा में हम देखते हैं स्टूडेंट्स राणा सांगा जो है उनकी डिफीट हो जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस बैटल ऑफ खानवा के अंदर बाबर के अगेंस्ट राणा सांगा को बहुत सारे राजपूत रूलर्स हेल्प करते हैं, जैसे कि मेदिनी राय। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास अफगन्स भी हैं, जैसे कि महमूद लोधी, और उसके अलावा हमारे पास है हसन खान ऑफ मेवाती। ये तीनों जो हैं बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा की मदद करते हैं बाबर के अगेंस्ट, लेकिन ये सब हार जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो राणा सांगा से एसोसिएटेड है वो ये है कि जो हमारी लेजेंडरी फीमेल भक्ति सेंट थी मीराबाई, वो राणा सांगा की डॉटर इन लॉ थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि राणा सांगा से एसोसिएटेड हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट प्रोविंशियल किंगडम का डिस्कशन करते हैं, दैट इज कश्मीर। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं स्टूडेंट्स इससे पहले। अभी तक हमने दिल्ली की बात करी, दिल्ली के अंदर सबसे पहले कौन आ रहे हैं? सैयद आ रहे हैं, और सैयद के बाद लोदीज आ रहे हैं। लोदीज को कौन खत्म करेंगे? बाबर, और उसके बाद में मुगल एम्पायर शुरू हो जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने देखा कि प्रोविंशियल किंगडम्स जो हैं कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। गुजरात की बात करी हमने, गुजरात के अलावा हमने मालवा की बात करी, और मालवा के अलावा हमने मेवाड़ की बात करी। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल किंगडम्स हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट प्रोविंशियल किंगडम कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर की हिस्ट्री की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स तो 12th सेंचुरी तक की जो हिस्ट्री है वो हमारे को एक किताब से मिलती है जिसका नाम है राज तरंगिनी। इसका डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया था। राज तरंगिनी जो है स्टूडेंट्स वो एक बायोग्राफिकल अकाउंट है कश्मीर के किंग्स का, जिसको कल्हन नाम के एक पोएट ने लिखा था। इसको कश्मीर की हिस्ट्री का अर्लीस्ट सोर्स माना जाता है, और इसको बहुत ही रिलायबल हिस्टोरिकल टेक्स्ट माना जाता है, जिसके अंदर हमारे पास डेटेबल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि डेट्स के साथ हमारे को यहाँ पे रिकॉर्ड्स मिलते हैं।
कलहन के बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कश्मीर की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें एक अरब ट्रैवलर अल बिरूनी के थ्रू मिलती है। अल बिरूनी स्टूडेंट्स हमारे पास 12th सेंचुरी के एक ट्रैवलर थे जो कि तुर्कमेनिस्तान से आते हैं। इन्होंने इंडिया के अंदर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक किताब लिखी थी जिसे हम कहते हैं किताब उल हिंद। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं तहकीक तहकीक के हिंद। तो ये दो नाम है, अरबिक टेक्स्ट है ये। अल बिरूनी जो है स्टूडेंट्स बहुत सारी लैंग्वेजेस में पारंगत थे, इन्होंने इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी थी। इसके तहत इन्होंने किताबुल हिंद लिखी जिसमें हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और उसके अलावा बहुत सारे एकेडमिक डिसिप्लिन की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कश्मीर के लिए अल बिरूनी कहते हैं कि कश्मीर की जो ब्यूटीफुल वादियां थी उनके अंदर इनफैक्ट हिंदूज को भी एंट्री नहीं थी, जो कि लोकल नोबल्स को पर्सनली नहीं जानते थे। तो कश्मीर एक क्लोज रेस्ट्रिक्टेड स्पेस थी स्टूडेंट्स, जिसके अंदर इवन हिंदूज की भी एंट्री अलाउड नहीं थी परमिशन के बिना। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं 11th सेंचुरी तक कश्मीर जो है वो शैविज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर था, और शिव भगवान से एसोसिएटेड जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें कश्मीर से बनते हुए मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये जो सिचुएशन है ये कंप्लीटली टॉपल डाउन हो जाती है मिडिल ऑफ 14th सेंचुरी तक, यानी कि 1350s आते आते हम देखते हैं कि हिंदू रूल जो है वो खत्म होगा कश्मीर में और इस्लामिक डायनेस्टीज का उदय होगा। तो हम देखते हैं कौन आता है कश्मीर को इन्वेड करता है जिससे कि इस्लामिक डायनेस्टीज शुरू होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो 14th सेंचुरी की शुरुआत में हम देख रहे हैं कि एक मंगोल इन्वेजन है जो कि कश्मीर के अंदर होगा। इस टाइम पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कश्मीर में जो रूलर बैठे हैं इनका नाम है सहदेव। सहदेव जो है इनकी रेन में मंगोल चीफ दालूचा जो है वो कश्मीर के ऊपर अटैक करेंगे, और सहदेव जो है वो इस टाइम पे कश्मीर छोड़ के भाग जाते हैं। इसी के तहत स्टूडेंट्स दालूचा जो हैं वो वाइड स्प्रेड मैसेकर करते हैं जिसमें मेन और विमेन अलोंग विद चिल्ड्रन इनको मार दिया जाता है या फिर एनस्लेव कर लिया जाता है और सेंट्रल एशिया के मर्चेंट्स को इन्हें बेच दिया जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1339 के अंदर जो है हमारे पास में एक रूलर आते हैं शम्सुद्दीन शाह, जो अब कश्मीर के रूलर बनेंगे। और इसके साथ ही माना जाता है कि अब इस्लाम का जो है वो कश्मीर में उदय हो गया है, कश्मीर में अब इस्लामिक डायनेस्टी शुरू हो गई है। तो 11th से 12th सेंचुरी एडी तक कौन डोमिनेट कर रहे हैं? हिंदूज कर रहे हैं। लेकिन फिर 14th सेंचुरी आते आते पहले एक मंगोल इन्वेजन होता है दालूचा के अंदर, और फिर हमारे पास शम्सुद्दीन शाह आ जाते हैं जो कि कश्मीर के अंदर इस्लामिक डायनेस्टी मुस्लिम रूल को शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स इनके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास में आते हैं सुल्तान शियाबुद्दीन। शियाबुद्दीन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इन्होंने एक नया टाउन बनाया कश्मीर के अंदर जिसको बोला जाता है शियाबुद्दीनपुरा, जिसको आज के समय में कंटेम्पररी टाइम्स में शादीपुरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं शियाबुद्दीन पॉपुलर रूलर थे और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छा माना जाता था, और इसी वजह से इनको एक टाइटल दिया गया था दैट इज ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। ललित आदित्य स्टूडेंट्स कश्मीर के एक पुराने रूलर रहे हैं जो कि काफी पॉपुलर थे, तो उनके नाम पे इनको ये टाइटल मिला ललित आदित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। और अगेन स्टूडेंट्स क्लासिक क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि भाई ये जो टाइटल था ये किस मुस्लिम रूलर ने लिया, तो आंसर होगा सुल्तान शियाबुद्दीन। सुल्तान शियाबुद्दीन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में एक रादर रिलीजियसली इनटॉलरेंट रूलर आते हैं जिनका नाम है सिकंदर शाह। सिकंदर शाह जो हैं वो बुत शिकन का टाइटल इनको दिया जाता है, जो लोकल्स हैं वो इनको बुत शिकन का टाइटल देते हैं क्योंकि इन्होंने कश्मीर में बहुत सारे मंदिर तुड़वा दिए और उनकी जो आइडल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करवा दिया। तो बुत शिकन का मतलब होता है वो जो आइडल्स को तोड़ता है, और सिकंदर शाह ने क्योंकि इतनी सारी आइडल्स तोड़वाई हैं इस वजह से लोकल लोगों ने इनको ये पर्टिकुलर टाइटल दे दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये रिलीजियसली इंटॉलरेंट थे, इसी वजह से इन्होंने नॉन मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगवाए और उनको फोर्स किया कि या तो आप मुसलमान बन जाइए या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, वरना आप कश्मीर छोड़ के चले जाइए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सिकंदर शाह की रेन में बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित हैं वो कश्मीर छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो समय है ये बदलता है और फिर हम देखते हैं कि एक नए रूलर आते हैं पावर में जिनका नाम है जैनुल अबिदीन।
जैनुल अबिदीन सिकंदर शाह की सारी पॉलिसीज को रिवर्स करते हैं और कश्मीरी पंडित्स को बहुत सारे कंसेशंस देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं ये कश्मीरी पंडित फिर से कश्मीर आते हैं और वहां पे सेटल हो जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, एज अपोज्ड टू सिकंदर शाह, इनको टाइटल मिलता है बुद्ध शाह का। बुद्ध शाह का मतलब है द ग्रेट सुल्तान, और ये टाइटल इनको कश्मीरी ही देते हैं क्योंकि ये काफी रिलीजियसली टॉलरेंट थे और जो लोकल लोग थे कश्मीर के उनको इन्होंने बहुत सारे कंसेशंस दिए। इनको एक बेनोवलेंट, लिबरल और एनलाइटेंड रूलर माना जाता था, और ये वो सारे नॉन मुस्लिम्स जो कि सिकंदर शाह की रेन में कश्मीर छोड़ के डर के मारे भाग गए थे, उनको वापस लेके आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं और उनको अपना खुद का रिलीजन हिंदुइज्म को प्रोफेस करने का फ्रीडम देते हैं। जिन लोगों को फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया था उनको भी वो दोबारा हिंदुइज्म में कन्वर्ट होने की अनुमति दे देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कश्मीरी पंडित्स की जो लाइब्रेरीज थी उनको ये रिस्टोर करते हैं और उन्हें बहुत सारे लैंड ग्रांट्स देते हैं, और इन्हीं कंसेशंस की वजह से हम देखते हैं इनको बहुत ही बेनोवलेंट माना जाता था, और उसके अलावा इन्होंने जो हिंदूज थे जो भाग गए थे उनको वापस लाने में मदद करी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हिंदूज को कंसेशन देने के तहत अबिदीन जो हैं वो जजिया को अबॉलिश कर देते हैं और काउ स्लॉटर के ऊपर बैन लगा देते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, सती प्रथा के ऊपर से जो बैन था उसको ये विड्रॉ कर देते हैं। सो बेसिकली सती प्रथा वैसे तो हमारे पास में एक बहुत ही इमोरल एक प्रैक्टिस थी इंडिया के अंदर, जिसमें हम देखते हैं दैट इफ द हस्बैंड डाइज द वुमेन हैज टू सिट ऑन द लाइव बर्निंग फायर। ठीक है, उन्हें जिंदा ही उस चिता के साथ जल जाना होता था। अब बहुत सारी विमेन थी जो जलना नहीं चाहती थी पर उनको जबरदस्ती डाल दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब मुस्लिम्स इंडिया में आए तो वो सती प्रैक्टिस के ऊपर बैन लगाते थे, लेकिन हिंदूज को ये लगता था कि भाई ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट हो रहा है और वो इस बात पे रिवोल्ट किया करते थे। तो यहाँ पे हिंदूज को कंसेशन देने के लिए इन्होंने सती प्रथा के ऊपर से बैन हटा दिया, जिससे कि हिंदूज की विशेष को रिस्पेक्ट किया जा सके। उसके अलावा स्टूडेंट्स, इन्होंने बहुत सारे हिंदूज जो हैं उनको हाई ऑफिसेस दिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये सारे ही कंसेशन स्टूडेंट्स अगेन क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो दोबारा कश्मीर की तरफ आ जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अबिदीन जो हैं वो संस्कृत और पर्शियन दोनों ही लैंग्वेजेस और उनके स्कॉलर्स को पेट्रनाइज किया करते थे। इन्होंने अपनी रेन में दो मेजर टेक्स्ट को संस्कृत से पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट करवाया है, जो कि है महाभारत और कलहन की राज तरंगिनी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन्होंने अपनी रेन में दो स्कॉलर्स को समरकंद भेजा और उन्हें बोला कि आप पेपर मैशी और बुक बाइंडिंग की जो आर्ट है इसको सीख कर आइए। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर पेपर जो है वो मिडिवल इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया के अंदर पेपर लेकर आए हैं। पेपर जो है सबसे पहले चाइना में बना था। चाइना के बाद में हम देखते हैं कि अरबिक किंगडम्स जो हैं वो भी पेपर यूज कर रहे थे, और इंडिया में पेपर का इंट्रोडक्शन मिडिवल पीरियड में हुआ है। मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया के अंदर पेपर लेकर आए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं समरकंद जो कि सेंट्रल एशिया में है, यहाँ पे पेपर मैशी और बुक बाइंडिंग की आर्ट जो है फ्लरिश करती थी। इसीलिए अबिदीन जो है वो दो लोगों को भेजते हैं कि आप समरकंद जाके इस कला को सीख कर आइए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि शॉल मेकिंग की जो आर्ट है इसको बहुत ज्यादा पेट्रनाइज किया, इसको बहुत ज्यादा पुश किया अबिदीन ने, और आज भी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कश्मीर की जो शॉल है, कश्मीर का जो काम है शॉल मेकिंग का, वो वर्ल्ड फेमस माना जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं शॉल जो है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं स्पेसिफिकली कौन सी शॉल है, पश्मीना। पश्मीना का जो काम है वो वर्ल्ड फेमस है आज भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इनके रूल के अंदर और भी बहुत सारी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज को प्रमोट और पेट्रनाइज किया गया था। जैसे कि स्टूडेंट्स, वुड कार्विंग का जो काम है उसको इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग के काम को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। गोल्ड बीटिंग, बॉटल मेकिंग, मस्केट मेकिंग और कारपेट वीविंग, ये सारे जो क्राफ्ट्स थे ये अबिदीन की रेन में प्रॉस्पर कर रहे थे, और आज भी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आप देखेंगे तो इनमें से बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको कश्मीर का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट माना जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अबिदीन के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एसोसिएटेड है वो ये है कि इन्होंने आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ही मेजर योगदान दिया है। बेसिकली इन्होंने कश्मीर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाया था जिसका नाम है जैन लंका।
ये आर्टिफिशियल आइलैंड जो है इन्होंने वूलर लेक के ऊपर बनवाया था, और यहाँ पे इन्होंने एक पैलेस और एक मॉस्क भी बनवाया। तो ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चरल अचीवमेंट है जो कि अबिदीन की रेन में हुआ है, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने कुछ और टाउन्स भी बनवाए, जैसे कि जैनपुर, जैनकत और जैनगीर। तो ये 3 टाउन्स हैं जिनको जैनुल अबिदीन ने अपनी रेन में बनवाया। इसके अलावा इन्होंने एक वुडन ब्रिज बनवाया श्रीनगर में, जिसे हम कहते हैं जैन कदल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स, एक तरह से मॉन्यूमेंट भी नहीं कहेंगे, तो कुछ ऐसे आर्किटेक्चरल थिंग्स हैं जिनको जैनुल अबिदीन की रेन के अंदर बनवाया गया था। कश्मीर के बाद स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल किंगडम है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये राइज किया था, और इस किंगडम का नाम है जौनपुर। इसको खत्म बहलोल लोदी ने किया था, जिसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे जौनपुर जो है ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है मलिक सरवार के अंदर। मलिक सरवार जो हैं ये जौनपुर के गवर्नर थे तुगलक डायनेस्टी के अंदर, और जब तुगलक डायनेस्टी की पावर कम होने लगती है उस टाइम पे ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, और जौनपुर के अलावा अवध और बहुत सारा गंगा यमुना दोआब का जो रीजन है उसमें अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड कर लेते हैं। ओवरऑल अगर स्टेट वाइज बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जौनपुर डायनेस्टी जो है, शर्की किंगडम जो है, वो फ्लरिश कर रहा है। इसी के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मलिक सरवार जो हैं वो शर्की डायनेस्टी का फाउंडेशन करते हैं। जौनपुर को स्टूडेंट्स शिराज ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, यानी कि जूल जूल ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। तो ये टाइटल जो है जौनपुर के साथ एसोसिएटेड है, और किंगडम का नाम है शर्की किंगडम। फाउंडर कौन है? मलिक सरवार हैं। पहले तुगलक्स के अंडर काम कर रहे थे और फिर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। स्टूडेंट्स, मलिक सरवार के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं जौनपुर के शर्की डायनेस्टी के, उनका नाम है इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह जो हैं इनके साथ में बहुत सारे आर्किटेक्चरल मार्वल्स एसोसिएटेड हैं। इन्होंने जौनपुर के अंदर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करवाया था। जौनपुर की जो सबसे फेमस मॉस्क है उसका नाम है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद जो है स्टूडेंट्स, इसका फाउंडेशन यूं तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, लेकिन इसको कंप्लीट इब्राहिम शाह की रेन में करवाया गया है। तो अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। बहुत ही पॉपुलर है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्टार्ट करवाया था, लेकिन खत्म कौन कराएंगे? इब्राहिम शाह इसको खत्म कराएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जौनपुर में एक और बहुत पॉपुलर मस्जिद है जिसका नाम है झांझरी मस्जिद। ये जो झांझरी मस्जिद है इसको भी इब्राहिम शाह की रेन में कंस्ट्रक्ट करवाया गया था 1430 सीई में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं उनका नाम है महमूद शाह, और महमूद शाह की रेन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्जिद जो कि जौनपुर में बनवाया जा रहा है उसका नाम है लाल दरवाजा मस्जिद। महमूद शाह के बाद हमारे पास आते हैं हुसैन शाह शर्की। हुसैन शाह शर्की का जो सबसे इमेंस कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स, वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट कराने में है। इंडिया के अंदर 2 स्कूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक है। एक तो हमारे पास है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और इसके अलावा दूसरा है हमारे पास कार्नेटिक म्यूजिक। साउथ इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक को कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं, और बाकी पूरे इंडिया के अंदर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक चलता था। इसका डिटेल डिस्कशन हम अपने आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में करेंगे। अभी के लिए हम बस इतना देख रहे हैं कि हमारे पास एक शर्की रूलर हैं जिनका नाम है हुसैन शाह, और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को डेवलप कराने में बहुत अपना योगदान देने वाले हैं। ये खुद गंधर्व का टाइटल अज्यूम कर लेते हैं, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक सब जॉनर है जिसे हम कहते हैं ख्याल, इसके डेवलपमेंट में इनका बहुत ज्यादा योगदान है। काफी सारी ऐसी राग हैं, राग मतलब होता है मेलोडी, जिनको हुसैन शाह शर्की ने खुद कंपोज किया था। इसमें से कुछ राग जो हैं इनके नाम है भोपाल शाम, गौर शाम, हुसैनी और जौनपुर असवरी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि काफी सारी ऐसी राग हैं जिनको हुसैन शाह शर्की ने खुद कंपोज किया है। ख्याल जॉनर जो कि हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट है, इसके अंडर इन्होंने गंधर्व का टाइटल लेके इन सबको कंपोज किया था।
हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के कंट्रीब्यूशन के अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर में भी इनका कुछ रोल रहा है। इन्होंने जौनपुर की सबसे पॉपुलर जो मस्जिद है जामा मस्जिद, वो इनकी रेन में बनी है। ये बिगेस्ट मस्जिद है यहाँ पे, और ये हुसैन शाह शर्की की रेन में बनी थी 1470 एडी के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स जौनपुर की बात हुई। जौनपुर जो है, जौनपुर में शर्की डायनेस्टी बैठी है। शर्की डायनेस्टी जो है, इसको कौन खत्म करेंगे? इसको बहलोल लोधी खत्म कर देंगे और इसको फिर लोधी एम्पायर का पार्ट बना लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बहलोल लोधी के एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था अब्बास सारवानी। एक स्टोरी और याद आ गई तो आपको यहाँ पे बताती हूँ। हमारे पास में बहलोल लोधी जो हैं, इनके हिस्टोरियन थे, इनका नाम था अब्बास सारवानी। अब्बास सारवानी बताते हैं कि जब बहलोल लोदी को शर्की किंगडम के ऊपर अटैक करना था, तो इन्होंने अफगन्स जो कि रोह के एरिया में बैठे हैं, अफगानिस्तान में एक एरिया है रोह, तो अफगन्स ऑफ रोह जो हैं उनको गुहार दी कि आप इंडिया की तरफ आएं और मेरी शर्की किंगडम को कैप्चर करने में मदद करें। यहाँ पे अब्बास सारवानी बताते हैं कि जैसे ही बहलोल लोदी ने मदद के लिए अफगन्स को बुलाया, तो वो लोकस्ट के फ्लॉक की तरह, लोकस्ट एक कीड़ा होता है, लोकस्ट के फ्लॉक की तरह उड़ते हुए, नॉट स्पेसिफिकली उड़ते हुए बट लोकस्ट जिस स्पीड में आते हैं उस स्पीड में वो बहलोल लोदी की मदद करने आ गए। और इसी वजह से हम देखते हैं कि शर्की किंगडम जो है, इसको कैप्चर करने में बहलोल लोदी सक्सेसफुल रहे। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में एक और प्रोविंशियल किंगडम है उड़ीसा का। उड़ीसा की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो मिडिवल पीरियड में, इस टाइम पीरियड में यानी कि 1400 से 1525 की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है उनका नाम है गजपति रूलर्स। ये जो गजपति रूलर्स हैं स्टूडेंट्स, एज फ्रॉम द नेम वी कैन वेरी वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि भाई ये हिंदू डायनेस्टी के थे। और 1435 से 1541 के बीच में जो है गजपति रूलर्स, इन्होंने कलिंग यानी कि उड़ीसा के ऊपर रूल किया है। इसके अलावा इन्होंने जो अपना कंट्रोल है वो बहुत सारे एरियाज के अंदर एक्सटेंड किया था, जैसे कि बहुत सारा आंध्र प्रदेश का पार्ट था जिसके अंदर ये रूल कर रहे थे। उसके अलावा ये लोग वेस्ट बंगाल में रूल कर रहे थे। इसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स जो थे मध्य प्रदेश और झारखंड के, वहां पर भी रूल कर रहे थे। गजपति रूलर्स की अगर बात करी जाए तो इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है कपिलेंद्र देव, जिन्होंने 1435 में इस डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। ये जो डायनेस्टी है स्टूडेंट्स, ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूइंस के ऊपर बनती है, और ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे भानुदेव फोर्थ। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी स्टूडेंट्स हमारे अर्ली मिडिवल पीरियड में यानी कि हमारी 12th सेंचुरी तक उड़ीसा को रूल कर रही थी। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी काफी पॉपुलर है अपने टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए। आर्ट एंड कल्चर में हम और डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारे जो सबसे पॉपुलर टेम्पल्स हैं उड़ीसा के अंदर, हमारा कोणार्क सन टेम्पल, और उसके अलावा जो हमारा सबसे पॉपुलर जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है, ये दोनों टेम्पल्स ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनवाए थे। इस ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूइंस पे आ रहे हैं गजपति रूलर्स, जो कि उड़ीसा के अलावा बहुत सारे एरिया के अंदर एक्सटेंड करने वाले हैं। गजपति डायनेस्टी जो है स्टूडेंट्स, इसको सूर्यवंशी डायनेस्टी भी बोला जाता था। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके साथ एसोसिएटेड है स्टूडेंट्स, वो ये है कि एक समय पर गजपति रूलर्स जो हैं इन्होंने कर्नाटका की तरफ एक्सटेंड करना शुरू किया, और इस वजह से ये वहां का जो सबसे माइटी एम्पायर था विजयनगर एम्पायर, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, हमारे को कई क्रॉनिकल्स ये बताते हैं कि पूरी एक सेंचुरी यानी कि 100 साल के लिए हम देखते हैं कि गजपति और विजयनगर रूलर्स जो हैं इनके बीच में लड़ाई चली है कर्नाटका की सुप्रीमेसी के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डेक्कन के अंदर हमारे पास दो और डायनेस्टीज हैं। एक तो हमारे पास रेड्डीज बैठे हैं और दूसरे हमारे पास भामिनीज बैठे हैं। तो इनके साथ भी गजपति रूलर्स का टाइम एंड अगेन कन्फ्रंटेशन चलता रहता था। तो उड़ीसा की डायनेस्टी और रूलर्स में हमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना पता रखें कि भाई ये गजपति नाम की डायनेस्टी थी, फाउंडर ये थे, और इन्होंने विजयनगर और भामिनी के किंगडम से लड़ाई करी। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट प्रोविंशियल किंगडम की तरफ हम आ गए हैं, जो कि है बंगाल।
बंगाल की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो हमने ऑलरेडी देखा था कि हमारे पास 8th सेंचुरी के अंदर बंगाल में कौन थे, पाला रूलर्स बैठे थे जिनके फाउंडर थे गोपाल। ये जो थे स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बड़े पेट्रन्स थे कौन से रिलीजन के, बुद्धिज्म के। रिलीजन बुद्धिज्म जो थी उसको पेट्रनाइज करते थे। सो दे वर पेट्रन्स, दे वर पेट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म। पाला जो है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं हम 12th सेंचुरी तक आते आते डिक्लाइन हो जाते हैं और इनके रूइंस पे सेन डायनेस्टी आती है। सेन डायनेस्टी की बात करें स्टूडेंट्स, तो इन्होंने घुरिड इन्वेजन्स फेस किए थे। मोहम्मद घुरी जब आए थे इंडिया में, तो हम देखते हैं कि मोहम्मद घुरी के एक गवर्नर थे जिनका नाम था बख्तियार खलजी। बख्तियार खलजी जो हैं वो मोहम्मद घुरी के बिहाफ पर बंगाल की तरफ एक्सपैंड करते हैं और इसके तहत जो सेन रूलर्स हैं उनको हरा देते हैं और बंगाल में अपना राज बना लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि भाई 8th से 12th सेंचुरी के बीच के अंदर कौन डोमिनेट कर रहे हैं। 14th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं कि बंगाल में पहले तो तुगलक्स का रूल हो गया था और उसके बाद में तुगलक डायनेस्टी जब डिक्लाइन करने लगती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बंगाल के जो गवर्नर्स जो पहले तुगलक्स के अधीन थे वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। और यहाँ पे 1342 में हमारे पास एक रूलर है इलियास खान, वो अपनी एक नई डायनेस्टी शुरू करते हैं जिसका नाम है इलियास शाह डायनेस्टी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनके अंडर बंगाल में दो मेजर कैपिटल्स थी। एक है आपकी पंडुआ और दूसरी है गौड़। गौड़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो गौड़ जो है ये हर्षवर्धन के टाइम से बंगाल की कैपिटल की तरह चल रही है। यहाँ पे हमने देखा था एक रूलर भी थे शशांक ऑफ गौड़, जिन्होंने बोधि ट्री काट दिया था। हर्षवर्धन के जाने दुश्मन थे ये, लेकिन हर्षवर्धन इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाए। तो हम देख रहे हैं अभी तक बंगाल की एक मेजर कैपिटल गौड़ है और दूसरी है पंडुआ। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एसोसिएटेड है वो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में है, इसलिए हम इसको जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो इलियास शाह डायनेस्टी थी स्टूडेंट्स, इसके जो सुल्तान थे वो आर्ट एंड लिटरेचर को खास करके बहुत पेट्रनाइज करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस डायनेस्टी के अंदर एक बहुत ही फेमस पोएट थे जिनका नाम है मालधर बासु। मालधर बासु जो है स्टूडेंट्स, इन्होंने एक किताब बनाई थी श्री कृष्ण विजय, और ये किताब जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और इसकी वजह से इनको एक टाइटल मिला गुण राजा खान का। इसके अलावा इनके जो बेटे थे वो भी बहुत ही पॉपुलर कंपोजर थे और इनको जो टाइटल मिला वो था सत्य राजा खान का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा असिमिलेशन है हिंदू और इस्लामिक कल्चर की। नाम है सत्य राजा, सरनेम दिया जा रहा है खान। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों को ये टाइटल्स मिले हैं। मालधर बासु जो हैं, इनका नाम आपको डेफिनेटली और इनकी कॉम्पोजिशन का नाम आपको याद रखना है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा जो मेजर प्रोविंशियल किंगडम्स है जो 1400 से 1525 तक इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को डोमिनेट कर रहे हैं, उनका डिस्कशन खत्म होता है। 1526 आते आते क्या होगा, बाबर जो हैं वो इंडिया पर अटैक कर देंगे। बाबर विल इन्वेड इंडिया और लोधी डायनेस्टी को खत्म करेंगे और इसके तहत क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा मुगल एम्पायर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम विजयनगर बहामनी का डिस्कशन कर लेंगे एंड उसके बाद में वी विल स्टार्ट विथ द माइटी मुगल एम्पायर. So with this students, our discussion of provincial kingdoms is complete. I hope you were able to understand all the topics thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video and also don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me today.